हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो इसमें हमारी पेपर 1 की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 में हमारी 6 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 7वीं यूनिट यानी कि कम्युनिकेशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी पेपर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी भी चल रही है, जिसमें 2 यूनिट्स हम अच्छे से कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और पहले की जितनी भी 6 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पेपर 1 की, तो आप किसी भी पेपर से बिलोंग करते हो, आपका पेपर 2 कोई भी हो, पेपर 1 तो सेम ही रहता है सबका, है ना। तो उन 6 वीडियोज़ को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उनके अंदर मैंने इन डिटेल सारे टॉपिक्स को समझाया है। ठीक है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे की वो वीडियोस हैं, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो अगर आप जल्दी से अपनी रिवीजन करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है। एक सेकेंड। हाँ, कम्युनिकेशन क्या है देखो, it is the exchange of ideas, facts, opinions, etc. between two or more persons। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का सिंपली मतलब है कि दो इंसान हैं, ठीक है, दो इंसान हैं, उनके बीच में आपको आइडियाज़ को या फैक्ट्स को या ओपिनियंस को एक्सचेंज करना है सिंपली। ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, इस वक्त कम्युनिकेट कर रही हूँ। जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे ओपिनियंस हैं अबाउट दिस पेपर 1, मैं आप सबके साथ क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आप सबके साथ मैं एक्सचेंज कर रही हूँ अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को। तो दिस इज़ सिंपली कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट करेंगे कि मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कम्युनिकेशन क्या है, इस बार तो हम जेआरएफ लेकर आएंगे ही आएंगे। तो वो भी क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने अपने आइडियाज़ और अपने फैक्ट्स, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, उनको नीचे शेयर किया है। ठीक है, चलिए। सो ये डिराइव ही कहाँ से हुआ है, तो ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, कम्युनिकेट एंड कम्युनिस्ट। ठीक है, जिनका मतलब क्या है, टू शेयर। ठीक है, सिंपली इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, टू शेयर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन क्या है, अपने आइडियाज़ को किसी और के साथ शेयर करना सिंपली। ठीक है, चलो। सो इट इज़ द सेंस ऑफ शेयरिंग। सिंपली कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ द सेंस ऑफ शेयरिंग। अब देखो प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारी प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्ट होती है एक सेंडर से। ठीक है, एक हमारा सेंडर होता है। सेंडर कौन है, जो आइडिया को बना रहा है। ठीक है, सिंपली जो आइडिया को क्या कर रहा है, दूसरे इंसान को शेयर कर रहा है, वही इंसान क्या है, हमारा सेंडर है। ठीक है, अब वो सेंडर क्या सेंड करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, मैसेज क्या है, आपका कंटेंट जिसको आप शेयर करना चाहते हो। ठीक है, जो आपका आइडिया है, सिंपली दैट इज़ मैसेज। अब वो मैसेज आप किसी के थ्रू तो सेंड करोगे ना। ठीक है, सबसे पहले देखो, जैसे मेरा मैसेज है आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मैं आपको किस मीडियम से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको यूट्यूब के मीडियम से पढ़ा रही हूँ या इंटरनेट के मीडियम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, तो एक हमें मीडियम या फिर चैनल की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम हमारे मैसेज को पास ऑन करते हैं। ठीक है, एक सेंडर जो है अपने मैसेज को जिस रूट से, ठीक है, जिस रूट से अपना मैसेज जो है पास ऑन करता है, वो रूट क्या है, आपका मीडियम और चैनल। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है, या वो मैसेज किसके पास जा रहा है, इवेंचुअली रिसीवर के पास। ठीक है, और ये जो रिसीवर है, जब इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये सेंडर को क्या कर देगा, जाकर कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई मुझे तेरा मैसेज मिल गया है, तो मैं इससे अग्री कर रहा हूँ तेरे मैसेज से, या डिसअग्री कर रहा हूँ, जो भी। ठीक है, जो भी उसको आगे से बोलना होगा, रिप्लाई करना होगा, वो कर देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ फीडबैक। क्लियर। तो ये तो सिंपलेस्ट वर्जन है हमारी किसकी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस की। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस डालते हैं। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले ये तो सेम ही रहेगा हमारा सेंडर जिसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। अब ये जो सेंडर है ये क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि अपने मैसेज को कोड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्या है ये, मैसेज टू कोड। ठीक है, मैसेज टू कोड क्यों किया इसने, देखो अब अगर ये मैसेज क्या कहते हैं, कोड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा कि वो हमारे रिसीवर को समझ में आ जाए। ठीक है,
तो रिसीवर को बात समझ में आएगी ही नहीं सिंपली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने मैसेज को इस भाषा में कोड कर देना है कि वो सिर्फ आपके प्रोस्पेक्टिव रिसीवर के पास ही पहुँचे, ठीक है। बीच में अगर कोई इंटरप्ट करना चाहे तो वो इंटरप्ट ना कर पाए, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ख़राब ना कर पाए, सीधी वो इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुँचे, रिसीवर के पास पहुँचे। क्लियर। देखो अब किस चीज़ को इनकोड किया है, मैसेज को इनकोड किया है सिंपली। क्लियर। अब ये मैसेज किसके थ्रू जाएगा, ये चैनल के थ्रू जाएगा या फिर मीडियम के थ्रू जाएगा। क्लियर। किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, जिसको भी इन्फॉर्मेशन हमने पास ऑन करनी थी, जो हमारा रेसिपिएंट है इन्फॉर्मेशन का, उसके पास हमारी जाएगी इन्फॉर्मेशन, और वो उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है। डिकोड करने का क्या मतलब है, कोड से मैसेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, कोड से मैसेज में कन्वर्ट करना। एनकोडिंग क्या था, मैसेज को कोड्स में कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग क्या है, कोड्स को मैसेज में कन्वर्ट करना। देखो अब आपने पहले के ज़माने की जो वॉर्स वगैरह होती थी, पहले के ज़माने की क्या आजकल भी, अगर कहीं पर भी वॉर छिड़ जाए ना, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द कंट्री, वो कोड्स के थ्रू ही होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है उस टाइम पर। तो इसीलिए वहाँ पर बात की जाती है, ऑफिशियल्स जब बात करते हैं तो वो कोड्स में बात करते हैं। ठीक है, क्यों कोड्स में बात करते हैं, ताकि जो दुश्मन कंट्री है उसको समझ में ना आ जाए हम क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपने कई मूवीज़ देखी होंगी जो टेररिस्ट अटैक वगैरह वाली होती हैं, या फिर कौन सी मूवीज़ क्या कहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच से रिलेटेड जितने भी मूवीज़ होती है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो कैसे एनकोड कर रहे, कैसे कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो कोड कर कर बातें समझ रहे होते हैं। जैसे वो मूवी है कौन सी, आलिया भट्ट की राजी। ठीक है, जो राजी मूवी है उसके अंदर क्या है, वो कोड्स वगैरह समझते हैं। ठीक है ना, जैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कोड्स में मतलब किसी और भाषा के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि हिंदुस्तानियों को समझ में ना आ जाए। ठीक है, या फिर हिंदुस्तानी भी अपनी इस कोडिंग में बात करते हैं कि पाकिस्तानियों को समझ में ना आ जाए। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ सिंपली एनकोडिंग। और उस जब कोड को मैसेज में कन्वर्ट किया जाएगा सिंपली, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से जब हम एक कोड को क्रैक कर लेंगे की से, और फिर उसको अपने नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो डिकोडिंग हो जाएगा। और जैसे ही डिकोड हो जाएगा मैसेज, रिसीवर को समझ में आ जाएगा, तो वो अपना फीडबैक भेज देगा। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या है, सिंपली रिप्लाई कर देना। क्लियर। अब देखो एक टर्म यहाँ पे आती है बीच में, नॉइस। नॉइस क्या है, आपकी नाम से समझ में आ रहा है, जो बीच में बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बैरियर जितने भी हैं हमारे, दैट इज़ नॉइस। तो वो कहाँ पर होगा, अब चैनल के बीच में हो सकता है। अब देखो जैसे अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशन फ़ोन के थ्रू कर रहे हो, तो बीच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी वॉइस जो है वो क्रैक करने लग जाती है, या फिर एकदम से ब्लैंक हो जाती है, या कभी रोबोटिक सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो वो क्या है, नॉइस है। ठीक है, कि बीच में जो भी बैरियर क्रिएट हो रहा है आपके कम्युनिकेशन के। जैसे अगर आप बात करें कि जैसे अगर शादी में जाते हैं, ठीक है, तो आप एक दूसरे से कैसे बात कर रहे होते हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला के, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डीजे चल रहा होता है। तो डीजे क्या है, डीजे एक आपका नॉइस है, कि आप फेस टू फेस जो बात करना चाहते हैं किसी से, जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया है फेस टू फेस का, उसके अंदर एक नॉइस क्रिएट हो रही है, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। क्लियर। चलो, अब ये मैंने इन सब की क्या कर दी है, डेफिनेशंस दे दी हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत तरीके की होती है। ठीक है, देखो आप कितने सारे तरीके की आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर आपको 4 बेसिस पे क्या करना है, कम्युनिकेशन को क्लासीफाई करना है। सबसे पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, देन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन, देन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो या फिर डायरेक्शन, देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे कितने तरीके की कम्युनिकेशन होती हैं। तो 2, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग द लाइंस ऑफ अथॉरिटी फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे बात होती है, वहाँ पर एक सुपीरियर जो है, आपका जो बॉस है, वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से बात करता है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ है नीचे, फिर वो लेबर से बात करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन आपकी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करती है, कि ये बंदा इससे ही बात करेगा, ये बंदा इससे ही बात करेगा। ठीक है, ये जो बंदा है ये डायरेक्टली जाके इस बंदे से बात नहीं कर सकता। जैसे आपके स्कूल्स वगैरह में आप देखो, या कॉलेजेस में देखो, तो वहाँ पर क्या होता है, आप डायरेक्टली अपने डीन से जाके बात नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते। आप जाते हो अपने क्लास टीचर से बात करते हो, फिर आपका क्लास टीचर जाके प्रिंसिपल से बात करता है या डीन से बात करता है। ठीक है ना,
तो ये आपकी क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हो। समझ में आया ये सबको? चलो, अब यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब, वैसे तो मैं बताऊंगी भी, आगे भी आएगा, लेकिन देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल का क्या मतलब है कि आप या तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कोऑर्डिनेट कर रहा है, या फिर सबॉर्डिनेट सुपीरियर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी कि बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है या फिर एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर रहा है, तो दिस इज़ वर्टिकल। क्योंकि ऐसे बात चल रही है ना आपकी, वर्टिकल ये होता है, देन ये हॉरिजॉन्टल होता है आपका, है ना। तो बात ऐसे चल रही है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कर रहा है, मतलब बॉस नीचे तक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो डाउनवर्ड। अगर सबॉर्डिनेट सुपीरियर को दे रहा है, यानी कि एम्प्लॉय जाकर बात कर रहा है बॉस से, तो वो अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, ठीक है। ओरल का क्या मतलब है, आप सीधे मुंह से जाके बात कर रहे हो, ठीक है, आप बोलकर अपनी कम्युनिकेशन दे रहे हो। एक आपकी रिटर्न भी हो सकती है, जैसे नोटिस लग जाता है आपका, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर। और क्या होता है, आपका नोटिस लग गया, साथ में सर्कुलर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी रिटर्न हो गई। ये भी तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही तो है एक तरीके की, तो रिटर्न भी हो सकती है, ये ओरल भी हो सकती है। क्लियर? चलो, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी है। मानो आप किसी कंपनी का पार्ट हो और जो डायरेक्टर्स हैं उनको लेबर तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो डायरेक्टली जाके लेबर से बात नहीं कर रहे, वो पहले मैनेजमेंट को बताते हैं, मैनेजमेंट जाके अपना और नीचे लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताती है, वो जाकर फिर सुपरवाइजर्स को बताते हैं, सुपरवाइजर जाकर फिर लेबर से बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर अगर आप रिटर्न लिख रहे हो तो वो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। रिटर्न आपने किसी को सर्कुलर भेजा, वो दूसरे को भेजेगा, वो तीसरे को भेजेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। देन बात आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, आपने मतलब कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं किया, कोई भी किसी से भी जाके बात कर रहा है, ठीक है। अब कैसी बात कर रहा है, बात कर रहे हैं वो यहाँ पे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड बात नहीं हो रही है वहाँ पर, ठीक है ना। आपके यहाँ पर आलतू फालतू की बातें, मतलब इनफॉर्मल का मतलब ये होता है, जैसे आप कैंटीन में बैठकर, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो कैंटीन में जाकर आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, ये गॉसिप कर रहे हैं अपने बॉस के बारे में, तो ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कोई भी लेवल का बंदा आके जाके बॉस की बुराई कर रहा है वहाँ पे टेबल पे बैठ के, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे र्यूमर भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं। र्यूमर कैसे फैलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना मुँह उतनी बातें, ठीक है। कि आप क्या करोगे, एक बंदे को कोई बात बताओगे, उसने कुछ और सुन लिया तो वो दूसरे को कुछ और बताएगा, वो तीसरे को कुछ और बताएगा, तो आपने शुरुआत एक बात से करी थी, वो बातों का बतंगड़ बन जाएगा, र्यूमर फैल जाएंगे, ठीक है। देन इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है ये। सिंपली ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कौन सी होती है, तो इनफॉर्मल वाली होती है, ठीक है। देन यहाँ पे इनकरेक्ट और कंफ्यूजिंग मैसेजेस भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत मैसेज चला जाएगा आपका, हो जाए, मैंने यहाँ पे कहा ना र्यूमर्स फैल जाते हैं, तो गलत मैसेज आपका यहाँ पे जा सकता है। कंफ्यूजिंग मैसेज हो सकता है, क्योंकि इनफॉर्मल है, आपको कंफर्म नहीं है यहाँ पे कि सही है या नहीं है। देन स्पीडी डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर जल्दी से आपकी बात जो है वो फैल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी तो फॉलो कर नहीं रहे। हम एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको बता देते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, उसको बता देते हैं, ठीक है। सिंपली गॉसिप की तरह होता है ये, ठीक है ना। गॉसिप कैसे फैलती है, बहुत जल्दी से, एक बंदे ने कुछ बोला नहीं कि पूरे आपके कॉलेज में फैल गई वो बात, है ना। तो यहाँ पर स्पीडी डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाती है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, जो फॉर्मल होती है वो प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। प्री प्लान्ड का क्या मतलब है, पहले से सोची समझी आपकी कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल आपकी प्लान नहीं होती। अब अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हो जाकर और कोई बात करते हो, तो क्या पहले से प्लान करके जाते हो कि हाँ हम ये बात करेंगे? नहीं, तो वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही तो है। लेकिन अगर आपको अपने टीचर से कोई जाके बात करनी है, तो आप पहले से प्लान करके रखते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें बोलनी है अपने टीचर से, ठीक है। तो दिस इज़ प्री प्लान। देन फॉर्मल के अंदर आपका कोई भी मैसेज के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होता। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि कोई भी कमी नहीं आएगी आपके बीच में, ठीक है, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर आपकी डिस्टॉर्शन हो सकती है। देन फॉर्मल काफ़ी रिजिड होता है आपका, लेकिन इनफॉर्मल आपका फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फॉर्मल रिजिड क्यों होता है, क्योंकि आपको लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना है, जो आपको बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए आप वही कर रहे हो। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या है, आप फ्लेक्सिबल हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसे भी बात कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर्मल के अंदर आपकी स्पीड जो है वो कम रहती है, इनफॉर्मल के अंदर आपकी फास्ट स्पीड रहती है।
देन फॉर्मल के अंदर आपकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, पार्टीज की पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉस है वो आपका, ठीक है, बॉस की पोजीशन, एम्प्लॉई की पोजीशन, ठीक है, सबऑर्डिनेट की पोजीशन, सुपीरियर की पोजीशन, ये सब वहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश्ड होती है। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी से भी जाके बात कर लेता है, ठीक है ना, बॉस जाकर अपने एम्प्लॉय से कैसे भी बात कर रहा है, कैसे भी का मतलब इनफॉर्मल बात कर रहा है, जैसे उसके घर के बारे में पूछ लिया, या उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, या हंसी मजाक कुछ कर लिया, तो दिस इज़ इनफॉर्मल। देन फॉर्मल के अंदर आपका क्या होता है, लिमिटेड टू टास्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिर्फ आपके काम की बात होती है, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर आपकी कोई काम की बात नहीं होगी, सब इधर उधर की बातें होती हैं। फॉर्मल क्या है, ये आपके रिकॉर्ड से वेरीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनसे ये वेरीफाई भी किया जा सकता है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर कर रखे होंगे, तो उससे आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही इनफॉर्मल की बात करें तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते रिकॉर्ड से, क्योंकि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ही नहीं करे हैं इससे रिलेटेड। ये तो गॉसिप की तरह है ना, कैसे भी आपकी बात हो जा रही है किसी भी टाइप में। अब देखो, जैसे ही पढ़ाने के लिए बैठो तो इधर उधर से सारी आवाज़ें जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी सब लोग घर में सो रहे थे, लेकिन अभी सब उठकर बैठ गए हैं, उधर से भी आवाज़ आ रही है, इधर से भी आवाज़ आ रही है, बाहर से भी सारी आवाज़ें आ रही हैं। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली कम्युनिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एंड एक्सप्रेशन। तो आपकी मीडिया के हिसाब से, ठीक है, कि किस मीडियम से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके हिसाब से भी आपकी एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल, ठीक है। अब वर्बल क्या है, वर्बल है आपकी जो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। वर्बल का मतलब जो आपकी जिसमें वर्ब्स हों, ठीक है, जिसके अंदर आपकी वर्ब्स यूज़ हो रही हैं। तो ओरल भी हो सकता है, वो चीज़ बोल के भी हो सकती है और लिख कर भी हो सकती है, ठीक है। ओरल के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ आएगी, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, टेलीफोन से रिलेटेड, देन फेस टू फेस हो सकता है, आपके इंटरव्यूज़, आपकी मीटिंग, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, रेडियो टॉक्स, टीवी पे जो आपकी बात हो रही है, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है, बोल कर जो कम्युनिकेशन हो रही है। देन रिटन में क्या आ जाएगा, आपके रिपोर्ट हो गए, सर्कुलर हो गई, मैगजीन्स, मैनुअल्स, मेमोरेंडम, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस, नोटिस बोर्ड। अब आप इसमें देखो क्या है, हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं जा रहा, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए कैसी कम्युनिकेशन है, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्लियर। नॉन वर्बल क्या होती है, जिसमें आपकी वर्ब्स नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जेस्चर्स होंगे। आप जेस्चर से पता लगाते हो कि कोई कैसा कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे आप किसी के लिप्स की मूवमेंट से पता लगाते हो, या आप किसी की विंक, अगर वो ऐसे आंख मार देता है कोई, तो आप उससे पता लगाते हो कि हाँ भाई वो अभी शैतानी के मूड में है। देन वेव ऑफ हैंड, ठीक है, जैसे आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप ऐसे हाथ करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ वो बंदा किसी को बुला रहा है। देन एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स, आपके कोई भी आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो या आप कुछ भी बोल रहे हो, देखो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। क्लियर। जैसे आप बोल कुछ रहे हो, ठीक है, एक इंसान, आप किसी इंसान से जाके पूछो तो वो कह रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको उसकी आंखों से पता चल रहा है कि ये तो अभी रो कर आया है, ठीक है, तो आप उसके बोले पर विश्वास करोगे या उसकी शक्ल पर विश्वास करोगे, आप उसकी शक्ल पर विश्वास करोगे, ठीक है ना, कि हाँ भाई इसकी शक्ल से तो दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये उदास नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको इससे भी ये भी पता चलता है कि आपकी वर्बल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई या नॉन वर्बल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो नॉन वर्बल आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेस्चर से जो पता लगा सकते हो ना किसी के, वो आप उसके बोले से पता नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो वहीं अगर हम बात करें कि ओरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिटन, तो रिटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि इससे लिखवा लो भाई, या हम किसी को कह भी देते हैं मैं लिख के दे सकता हूँ, तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ लिखी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो या फिर डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन के बेसिस पे आपकी कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है। तो सबसे पहली है वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, देन डायगोनल। क्लियर। वर्टिकल में आपको बता ही चुकी, वर्टिकल क्या है, जो या तो ऊपर से नीचे हो रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है कम्युनिकेशन, ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब बॉस टू सबऑर्डिनेट, और नीचे से ऊपर मतलब सबऑर्डिनेट टू बॉस, ठीक है। देखो अब अपवर्ड के अंदर कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, और डाउनवर्ड में कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर है लिखा हुआ। अपवर्ड में कौन सी है, देखो ओपिनियंस हो गए आपके, ठीक है, जो आप कोई ओपिनियन देना चाहते हो अपने बॉस को अपना,
आइडिया कोई शेयर करना चाहते हो, उनको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कोई कंप्लेंट करना चाहते हो, ठीक है, कोई ग्रीवियंस है आपकी, कोई परेशानी है, कोई अपील करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन में आ गई। देन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ गई, डाउनवर्ड में आ गई आपकी नोटिस दिया आपने, कोई सर्कुलर दे दिया बॉस ने, या कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बॉस, या कोई ऑर्डर दे दिया, या कोई अनाउंसमेंट करनी है उसे, या फिर कोई ग्रुप मीटिंग करनी है, तो दिस इज़ डाउनवर्ड। क्लियर। अब आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, देखो हॉरिजॉन्टल आपकी होती है लेटरल या फिर साइड वेयर कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे हो रही है आपकी कम्युनिकेशन, इसका मतलब जो लोग सेम लेवल पर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो वर्टिकल थी वो तो अलग अलग लेवल पे, एक टॉप वाला बंदा है, एक लोअर वाला बंदा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है आपके, ये दोनों ही टॉप वाले बंदे हैं, या फिर ये दोनों ही लोअर वाले हैं, या दोनों ही मिडल वाले हैं, ठीक है। तो सेम लेवल पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। देन बात आती है आपकी डायगोनल। डायगोनल का क्या मतलब होता है, देखो ऐसे, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी दो इंसान बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए बात कर रहे हैं। जैसे इधर का एक सुपीरियर है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का एक सुपीरियर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ठीक है। या फिर आपका एक दूसरे डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का सुपीरियर इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन कौन सी है आपकी, डायगोनल कम्युनिकेशन है। समझ में आता है सबको। चलो देन यहाँ पर देखो क्या है, कटिंग ऑफ डिपार्टमेंटल बैरियर्स। यहाँ पे डिपार्टमेंट बैरियर को खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय से बात करोगे, आप दूसरे के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से भी बात कर सकते हो, सेम दूसरे के सुपीरियर से भी बात कर सकते हो। दिस इज डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर। चलो देन हमारी बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे हमारी कम्युनिकेशन कितने तरीके की है, तो यहाँ पर 4 तरीके की है। एक है आपकी इंट्रापर्सनल, एक है इंटरपर्सनल, एक है आपकी, नहीं 4-5 नहीं है, काफ़ी सारे तरीके की है आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रा ग्रुप, एक इंटर ग्रुप, देन एक ऑर्गेनाइजेशनल, पब्लिक, देन ग्रुप और मास कम्युनिकेशन, ठीक है। काफ़ी सारी हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके की आपकी हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे। अब ये सारी कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले हमारी आती है इंट्रा पर्सनल। इंट्रा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। इंट्रा का मतलब होता है एक, ठीक है, मतलब विद इन, एक ही चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हों। और इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है 2, ठीक है ना। इंटर का मतलब होता है जो 2 चीज़ों के बीच में बात हो रही हो, ठीक है, या फिर जो 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में की बात कर रहे हो हम, ठीक है। ये तो एक ही चीज़ की बात होती है यहाँ पर इंट्रा में, और इंटर में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात आपकी होती है, ठीक है। तो इंट्रा पर्सनल का क्या मतलब है कि आप खुद से ही जब बात करते हो, ठीक है ना, जब आप अपने आप से बात कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, या अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या मुझे JRF के लिए अपेयर होना चाहिए, क्या मुझे PhD करनी चाहिए, या मुझे जॉब ले लेनी चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये क्या है, आपकी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, जब आप खुद से बातें करते हो। देन आपकी आती है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का क्या मतलब है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। इंटर है ना, 2 लोगों के बीच में है, तो आप किसी और इंसान से बात कर रहे हो। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बात हो रही है इंटरपर्सनल में। क्लियर। इसको हम डायडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, डायडिक, ठीक है। चलो देन इंट्रा ग्रुप क्या होती है आपकी, यहाँ पर 2 लोगों से ज़्यादा में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जैसे 3 लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में, जैसे आप अपने ग्रुप में बात करते हो ना, ये बात हो रही है एक ग्रुप के अंदर। यहाँ पे लिखा है ना इंट्रा, तो इंट्रा तो है एक, लेकिन ग्रुप, यहाँ पे इंट्रा पर्सनल था, मतलब एक पर्सनल इंसान, ठीक है। इंट्रा ग्रुप मतलब एक ग्रुप के बीच में बात हो रही है, यानी कि 3 से 4 लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। 2 लोगों का ग्रुप तो होता नहीं है, 2 से ज़्यादा लोगों का ही होता है। देन इंटर ग्रुप का क्या मतलब है, अब यहाँ पर, अब इंटर का मतलब 2 और साथ में ग्रुप, यानी कि 2 ग्रुप के बीच में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम एसोसिएशन भी कह देते हैं, और इंट्रा ग्रुप को हम मल्टी डाइट भी कह देते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल कौन सी होती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जो बिजनेस एंटरप्राइज में आपकी कम्युनिकेशन है, कंपनी में जो बात हो रही है सिंपली, ठीक है। इसको हम इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। चलो
देन नेक्स्ट आपकी 3 बची हुई हैं, कौन सी? पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। अब पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक ही इंसान होगा जो बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ डील कर रहा है। एक इंसान आपका खड़ा हुआ है स्टेज के ऊपर और बहुत बड़ी पब्लिक है उसके सामने जाकर बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो सेंडर है वो यहाँ पे सेंडर फोकस्ड होती है बात, ठीक है। सेंडर के ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा, बिल्कुल। अब इतनी ज़्यादा बड़ी पब्लिक है तो वहाँ पर सेंडर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होगा, पब्लिक पे तो इतना नहीं होगा। और यहाँ पे पूरी पब्लिक जो है आपकी इन्वॉल्व होती है, मतलब आमने सामने होते हैं। जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल क्या है? पब्लिक स्पीकिंग, सिंपली, ठीक है ना। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, इतनी बड़ी ऑडियंस होती है आपके सामने, इतनी बड़ी पब्लिक होती है और आप अकेले स्टेज के ऊपर खड़े होकर क्या कर रहे होते हो? कोई ना कोई बात अपनी शेयर कर रहे होते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन है, जो आप पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। देन बात आती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर भी आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ डील कर रहे हो, बहुत बड़ी ऑडियंस को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, लेकिन एक मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या है? मास मीडिया, ठीक है। क्या मीडियम है? मास मीडिया। मास मीडिया मतलब टीवी से या रेडियो से या इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया से। तो ये क्या है आपकी, मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक बहुत लार्ज ऑडियंस को, तो ये क्या हो जाती है आपकी? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मोदी जी की स्पीच की, ठीक है। तो मोदी जी की स्पीच क्या होती है? वो टीवी पर है, ठीक है। टीवी से अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया को, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी उन्हें अपनी स्पीच देनी है पूरे इंडिया के लोगों के लिए होती है, लेकिन वो टीवी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। एक लार्ज ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं, किसके थ्रू? टीवी के थ्रू। तो वो मास कम्युनिकेशन है, क्लियर। चलो, देन बात ये आती है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है आपकी? यहाँ पर एक ग्रुप के बीच में बात हो रही है, ठीक है। लाइक माइंडेड पीपल हैं यहाँ पर कुछ, जो एक जैसा सोचते हैं। जैसे मान लो 4 से 5 लोग हैं इस ग्रुप के बीच में, तो वो 4 से 5 लोग क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी होंगे, बिल्कुल। तो ये आपकी हो जाती है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो तीनों के बीच का डिफरेंस समझ आया। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है? एक सेंडर है, एक मतलब जिसको कम्युनिकेशन करनी है वो इंसान है, वो पूरी पब्लिक के सामने खड़ा होकर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वहाँ पर आपकी पब्लिक प्रेजेंट है। मास कम्युनिकेशन के अंदर आपकी पब्लिक ऑडियंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब टीवी ज़रूरी तो नहीं है ना हर कोई बैठ के उसी टाइम देख रहा हो सकता है कोई वहाँ पर बाद का टेलीकास्ट देखे, ठीक है ना, बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखे। तो यहाँ पर आपकी पब्लिक का उस टाइम होना ज़रूरी नहीं होता, क्लियर। आप यहाँ पे किसी मीडियम के थ्रू कर रहे हो कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है कि कुछ लोगों के बीच में, एक ग्रुप है आपका कुछ लोगों का, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं, हमारा सारा कवर हो चुका है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के क्या क्या मॉडल्स हैं, कि किस किस रूट से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस किस तरह से। तो सबसे पहली हमारी है लीनियर कम्युनिकेशन, ठीक है। लीनियर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जो बस एक ही तरफा कम्युनिकेशन हो रही है। लीनियर का मतलब यही होता है ना आपका सिंगल, तो आपकी सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन है यहाँ पर। एक तरफा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि सेंडर ने रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन रिसीवर ने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया, मतलब आपको आगे से फीडबैक नहीं मिला। तो ये क्या है? लीनियर कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपका कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो आपका सेंडर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सेंडर ने अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है, और रिसीवर जो है वो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसका रोल इतना नहीं है, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये तो बस सुने जा रहा है, ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन को ले जा रहा है, आगे से कुछ बोल ही नहीं रहा, आगे से कुछ फीडबैक ही नहीं दे रहा, तो यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं रह जाता। देन वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा कम्युनिकेशन है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका मास मीडिया। मास मीडिया में क्या होता है? आपका न्यूज़ चैनल चले जा रहा है, ठीक है, वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन आप आगे से उनको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बस उनकी बातें सुने जा रहे हो। तो ये क्या है? आपकी एक लीनियर कम्युनिकेशन है, एक तरफा कम्युनिकेशन हो रही है, क्लियर। चलो, देन नेक्स्ट है आपका शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इस सब मॉडल्स के सबसे ज़्यादा सुपीरियर मॉडल है, क्लियर। अब ये इस मॉडल के अंदर स्पेशलिटी क्या है आपकी? ये भी आपका एक लीनियर मॉडल ही है, ठीक है, ये भी एक लीनियर मॉडल का ही टाइप है आपका, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट और ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? नॉइस, ठीक है।
कि मैंने आपको बताया था अभी बैरियर्स, वो बैरियर इन्होंने शैनन वीवर मॉडल में ऐड ऑन कर दिए थे। क्लियर, कि आपका जो सेंडर है वो मैसेज को एनकोड करेगा और चैनल के थ्रू रिसीवर को पहुंचाएगा जो इसको डीकोड कर लेगा। लेकिन चैनल के बीच में एक नॉइस भी होती है, कुछ बैरियर्स भी होते हैं आपके जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने में दिक्कत क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बात करी है। अब वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि सेंडर ने ही कुछ गलती कर दी हो, या तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी अगर, या उसने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी, या उसने कुछ और कहना चाहता था लेकिन कुछ और कह दिया। तो एक्सटर्नल क्या है कि बाहरी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो ट्रैफिक की आवाज़ आ गई, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि इधर से भी सारी आवाज़, इधर से भी आवाज़, इधर से भी आवाज़, तो ये क्या है, मेरी कम्युनिकेशन जो मैं आपके साथ कर रही हूँ उसके बीच में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, एक नॉइस था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अभी कौन सा मॉडल चल रहा है, शैनन वीवर मॉडल। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन भी है, मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कोई फीडबैक तो यहाँ से आ नहीं रहा मेरा, ठीक है ना, आपका कोई फीडबैक तो आ नहीं रहा है रिसीवर का, और बीच में नॉइस भी आ रही थी। ठीक है, इधर उधर से आवाज़ें इतनी ज़्यादा आ रही थी जो मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने में दिक्कत कर रही थी। तो ये कौन सा मॉडल हो गया हमारा, शैनन वीवर मॉडल हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट मॉडल है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल का क्या मतलब है, अब ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन आपकी पता है आपको दो तरफा होती है हमेशा। आपने जाकर कोई चीज़ खरीदी तो सामने वाला बंदा आपको वो चीज़ बेच भी तो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी टू वे होगी, मतलब यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट होगा। ठीक है, फीडबैक इज प्रेजेंट, कि एक सेंडर है उसने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी रिसीवर को, ठीक है, और रिसीवर ने उसको बदले में अपना एक फीडबैक भी दे दिया कि हाँ भाई मेरे को तेरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल हो जाएगा। समझ में आया ये सबको। चलो अब इसको हम ग्रुप मॉडल भी कह देते हैं, सर्कुलर मॉडल भी कह देते हैं। बाकी आप इसके अंदर पढ़ लेना, इतना कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर, देन इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शनल मॉडल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये भी टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये भी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ही होता है एक, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन हो किसके थ्रू रही है, यहाँ पर सोशल मीडिया या इंटरनेट या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें अलग होती है बस। यहाँ पर भी टू वे कम्युनिकेशन है, एक सेंडर है रिसीवर को बात कर रहा है, रिसीवर बदले में फीडबैक दे रहा है, लेकिन वो जो बात हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। जैसे आप FB पर बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, या आजकल तो आपका इंस्टा चल रहा है, ठीक है ना, इंस्टा पे आप किसी से बात कर रहे हो, या व्हाट्सएप पर आप किसी से बात कर रहे हो, तो क्या है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो इस केस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरैक्शनल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन है कि कन्वर्जेंस मॉडल कौन सा मॉडल होता है, तो इंटरैक्शनल मॉडल होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट मॉडल है हमारा बर्लोज SMCR मॉडल। बर्लो का SMCR मॉडल, SMCR क्या है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई फीडबैक की बात नहीं की गई, यहाँ पे कोई नॉइस की बात नहीं की गई आपके, ठीक है, कि कोई बैरियर नहीं होता है इसके बारे में, बैरियर होता है इसके बारे में बात नहीं की, रिसीवर को एक फीडबैक देना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, एक सिंपल सा लीनियर मॉडल है ये, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नाम दे दिया SMCR, मतलब एक सेंडर होगा, एक मैसेज होगा, एक चैनल होगा और एक रिसीवर होगा। क्लियर, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने इसकी पूरी प्रोसेस भी आपको दे दी है कि सेंडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैसेज में कौन सी, चैनल में कौन सी, रिसीवर में कौन सी, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, पेपर में इतना नहीं पूछा जाता। चलो देन नेक्स्ट है आपका हेलिकल मॉडल। ठीक है, हेलिकल मॉडल का क्या मतलब है, हेलिकल मॉडल आपका कहता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो कॉन्टिन्यूअस होती है लेकिन नॉन रेपिटेटिव होती है। इसका मतलब लगातार आपकी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे देखो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे लगातार चलती रहेगी और जैसे जैसे बढ़ेगी ये और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो आपने एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करी थी कम्युनिकेशन, वो घूमते घूमते क्या हो जाएगी, बड़ी होते 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 एकदम ग्रैंड एक कम्युनिकेशन बन जाएगी। बातें जुड़ते 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 वो बहुत बड़ी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। हमेशा ये ग्रो करती रहेगी आपकी कम्युनिकेशन। यहाँ पे भी कोई फीडबैक और नॉइस की बात इन्होंने नहीं करी है। क्लियर, हेलिकल मॉडल आपका सिंपली क्या है कि ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे रोल 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 घूमे जा रही है। ठीक है ना, जैसे आप भवंडर आपने देखा है, भवंडर में क्या होता है, आपका उसका एक मेन पॉइंट होता है, वहाँ से वो शुरू होता है और घूमते 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 कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल वहीं से ही आपका ये कॉन्सेप्ट आया है हेलिकल मॉडल का, कि आपकी कम्युनिकेशन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और बढ़ते 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 कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर
इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आता है, इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है ना, इसका तो आना ही आना है, तो इसको अच्छे से कर लो, क्लियर। तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने सेंडर हो आप, और आपने एक कम्युनिकेशन करी, ठीक है, आपने एक बात जो है शेयर करी, और वो उसी तरीके से रिसीवर को समझ आ गई, ठीक है। आपने जिस इंटेंशन से वो बात करी थी उसी इंटेंशन से उसको समझ में आ गई है वो बात, जिस तरीके से आपने बात करी उसी तरीके से सामने वाले को समझ आ गई, तो आपकी कम्युनिकेशन क्या रही, इफेक्टिव रही, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रही। लेकिन इन केस आपने जिस इंटेंशन से वो बात कही थी, सामने वाले को उस इंटेंशन से समझ में ही नहीं आई, उसको या तो कुछ और समझ आ गया या उसको समझ ही नहीं आया, तो आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। समझ में आता है। चलो, तो इफेक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, अच्छी लैंग्वेज, बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, और फीडबैक भी साथ में लेते रहना चाहिए, ठीक है ना। कि आप बंदे से पूछ रहे हो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको, अगर नहीं आ रहा है तो ताकि तुम उसको किसी और तरीके से समझा पाओ, क्लियर। चलो, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आपको पता होना चाहिए, सेंडर को पता होना चाहिए कि वो किस बारे में कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए, उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में आज बात करने वाला है, क्लियर। देन कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब है कि उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस बारे में, और उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ चीज़ें तो बता दी और कुछ चीज़ें बताई ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। देन नेक्स्ट है आपका कि कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन। ऐसा ना हो कि आप घंटों घंटों बिठा के उसके साथ बातें करे जा रहे हो, बंदा बोर हो जाएगा, ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आएगी कम्युनिकेशन, आपका मेन पॉइंट क्या था उसको समझ ही नहीं आएगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्लियर। देन फीडबैक आपको लेते रहना है, बिल्कुल ठीक है। देन एम्पैथी रखनी है आपको, ठीक है। एम्पैथी का क्या मतलब है कि आपको रिसीवर को समझना है, ठीक है, आपको रिसीवर के शूज़ में अपने आप को रखना है, ठीक है, कि रिसीवर क्या चाहता है, उस वो किस पर्पस से यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि आप किस पर्पस से आए हो, आप पढ़ने के पर्पस से आए हो, तो मैं कोई भी इधर उधर की बात यहाँ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी। वहीं अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर कोई आपसे पढ़ने नहीं आ रहा है, वहाँ पर जैसे इंस्टा हो गया या FB हो गया, वहाँ पर कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर इनफॉर्मली बात की जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पर आपके घर के बारे में पूछ लिया, या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लिया, आपके करियर के बारे में बात कर ली, इधर उधर की बातें कर ली, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपको समझना है, जो आपका रिसीवर है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लियर। देन ऑडियंस के हिसाब से अपनी मैसेज को चेंज कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऑडियंस आपकी पढ़ने वाली है, जो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं पसंद करती, तो आप उस ऑडियंस को उसी तरीके से पढ़ाओ, ठीक है, जिसको डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ मटेरियल चाहिए, जिसको सिर्फ पढ़ना है। और अगर आपके पास कुछ ऐसी ऑडियंस है जो पढ़ना नहीं चाहती है, ठीक है, जिसको बस इधर उधर की बातें करवा लो, जिसको बस इधर कोई भी दुनिया जहान की बातें करवा लो, वो उसमें खुश रहता है, तो ठीक है, आप फिर उसको मत पढ़ाओ, आप उसको उसी तरीके की बातें करो, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में उसको पढ़ा दो, अगर उसको इधर उधर की बातें पसंद है तो वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ा दो, क्या हो रहा है इधर उधर हमारे देश के अंदर, वो चीज़ों के बारे में उसको अवेयर कर दो, क्लियर, समझ में आता है। चलो, देन नेक्स्ट मल्टीपल चैनल्स, अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आता तो दूसरे तरीके से समझाओ, ठीक है। अगर उसको बातों की बात समझ नहीं आती तो उसको लातों से समझाओ, ठीक है ना। चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बस मजाक की बात है, लातों से नहीं समझाना चाहिए, गलत बात है। देन नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन, ठीक है। ग्रेप वाइन क्या था, अभी हमने पढ़ा था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ये नहीं कि आप उनके साथ बिल्कुल ही फालतू फालतू की बातें करे जा रहे हो, नहीं, लेकिन उनको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देने के लिए, ताकि वो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, आपके साथ बातें शेयर करें, अपना फीडबैक दें, उसके लिए आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी, ठीक है। लेकिन आपको इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करनी है, क्लियर, समझ में आता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स कौन कौन से आ सकते हैं, क्लियर। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का क्या मतलब है कि आपकी
फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जैसा कि कोई नॉइस आ गई जो मैंने अभी बात करी थी, ठीक है, या कोई एनवायरमेंटल बैरियर आ गया, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई आपकी, या फिर आप में और जो सामने वाला रिसीवर है उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, क्लियर, तो ये फिजिकल बैरियर्स हो गए। देन सीमेंटिक बैरियर्स या फिर लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे वर्ड्स या ऐसे सिंबल यूज़ कर रहे हो जो सामने वाले को या तो समझ में नहीं आते या फिर उनकी लैंग्वेज में वो कुछ और मतलब होता है, ठीक है ना। जैसे क्या, अब मेरे को ऐसे एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। तो इसके अंदर क्या है आपका, सिंपली सीमेंटिंग और लैंग्वेज बैरियर्स के अंदर कि आपको कुछ ऐसे आपने वर्ड यूज़ कर लिया जो आपके यहाँ पर तो कुछ और मतलब है, आपकी लैंग्वेज के अंदर उसका कुछ और मतलब है, लेकिन दूसरे की लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ अलग तरीके से बोली जाती है, क्लियर। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, सीमेंटिक बैरियर के। अब मैं इसको आपका एक मेन एग्जाम्पल देती हूँ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है कि आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में हो, ठीक है, वहाँ पर आपके टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं कुछ, जैसे कि टैरिफ्स या फिर कोटास, ठीक है। अब आप तो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हो, आपको तो पता है ये टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन जो सामने वाला इंसान है क्या उसको पता है, जो आपका स्टूडेंट है क्या उसको पता है क्या है टैरिफ, क्या है बैरियर, उसको तो नहीं पता होगी ये चीज़ें, तो इससे क्या हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये कौन से तरीके का बैरियर है, सीमेंटिक बैरियर है, क्लियर। चलो देन नेक्स्ट है आपका स्टेटस। स्टेटस क्या है कि आपका रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, अपने पापा से जब भी बात करने के लिए जाते हो तो बहुत ज़्यादा कतराते हो। क्यों कतराते हो, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप ऐसा है आपका कि वो आपसे बड़े हैं, क्या आपको उनसे डायरेक्टली ऐसे जाके बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्लियर। या फिर अगर आप किसी बॉस या फिर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप की बात करो तो आप बॉस से बात करने में 10 बार सोचोगे कि हाँ मुझे जाके बॉस से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या आप प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल से बात करने के लिए आप 1000 बार सोचोगे कि मुझे मैम के रूम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड भी आपकी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। देन आपके कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं। पर्सनल बैरियर का क्या मतलब है, जो आपके खुद से रिलेटेड है, जो आपके अंदर ही कमियां हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, सोशल वैल्यूज़ में फ़र्क है, ठीक है। आप तो भगवान में बिलीव करते हो, सामने वाला बिलीव नहीं करता। या आप तो वीमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हो, सामने वाला नहीं करता। या आप तो बिलीव करते हो कि हाँ हमारी कंट्री में करप्शन है, लेकिन सामने वाला बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सोशल वैल्यूज़ में फ़र्क है। देन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आप सोचते हो कि नहीं भाई मैं तो सबसे ज़्यादा कम हूँ, मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं पाऊँगा, सामने वाला अच्छे से कर लेता होगा, ठीक है, तो मैं बोलता ही नहीं, चलो ठीक है। ऐसे होता है कई बच्चों को। जैसे अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स को देखो तो उनमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो जाकर टीचर से बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बात करेंगे, उनको लगता है कि भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, हम तो इन्फीरियर हैं। अब वो टीचर को तो सब कुछ आता है, वो तो हमें डांट देगी, तो उनको क्या हो रहा है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि हाँ भाई टॉपर को कहेंगे बेटा तू पूछ ले, टॉपर को कहेंगे तू पूछ ले, मैं नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं तो इन्फीरियर हूँ, क्लियर। देन बायस हो सकता है किसी चीज़ को लेके, आपके एटीट्यूड्स में डिफरेंस हो सकता है। देन आपकी जजमेंट में फ़र्क हो सकता है, अगर आप जजमेंटल हो तो भी हो सकती है ये पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। देन रेजिस्टेंस टू चेंज। अब जो चेंज हम बात कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, क्लियर। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट मतलब चेंज तो आपका चलता ही रहना है, क्लियर। चेंज तो आपकी लाइफ में होता ही रहना है, हर सेकेंड चेंज होना है। लेकिन अगर आप चेंज को ही रेजिस्ट करते रहते हो, आप चेंज होना ही नहीं चाहते, तो भी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, क्लियर। जैसे गांव वगैरह के अंदर क्या होता है, देखो आप कितना भी उन गांव वाले लोगों को समझा लो कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी की जल्दी से शादी मत करो, लेकिन उनको वो समझ में ही नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होना चाहते, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को कि नहीं भाई हमें तो बेटी को पढ़ाना नहीं है, हमें तो उसका ब्याह कर देना है जल्दी से, ठीक है, 16-17 साल के अंदर ही। तो ये कौन सा बैरियर हो गया आपका, रेजिस्टेंस टू चेंज का बैरियर। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। जैसे अगर आपका रूल है कि हाँ आप रिस्ट्रिक्शन है कि आप डायरेक्टली बॉस से जाके बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप बॉस से कुछ बात करना चाहते हो तो वहाँ पर हिंड्रेंस आ जाएगी, बैरियर आ जाएगा, क्लियर। देन लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर आपको रिसीवर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या रिसीवर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो भी बैरियर हो जाएगा, क्लियर। देन इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर का क्या मतलब है कि
हमें सामने वाले के इमोशंस के बारे में नहीं पता होता, ठीक है, कि वो किस इमोशनल क्वेश्चन का बनता है। क्या वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑफेंड तो नहीं हो जाता, अगर मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ और वो फटाफट से ऑफेंड हो जाए तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। या मैं कोई बात बोलूँ और 2 मिनट में वो रोने लग जाए तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो किसी का भी इमोशनल क्वेश्चन जज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसकी वजह से भी बैरियर्स आते हैं। क्लियर। देन इनएडिक्वेट अटेंशन, अगर सामने वाला जो है तुम्हारा, ठीक है, जो सामने वाला बंदा है वो अटेंटिव ही नहीं है, ठीक है, ध्यान ही नहीं देता किसी चीज़ के ऊपर। मानो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारा ये नोटिस लगा था कि 2 दिन की छुट्टी रहेगी, क्लियर, और वो आ गया अगले दिन वहाँ पे अपना ऑफिस के अंदर, क्लियर, तो उसने वहाँ पे नोटिस ही नहीं पढ़ा, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं। जो कम्युनिकेशन करना चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन वाले कि बेटा 2 दिन तुम्हारी छुट्टी रहने वाली है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन एम्प्लॉय तो वहाँ पे आ गया अगले दिन फिर से छुट्टी के उसने पढ़ा ही नहीं नोटिस, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी उसकी गलती है, उसने अटेंटिव ही नहीं था, वो इनएडिक्वेट अटेंशन थी उसकी। देन प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, पहले से ही किसी चीज़ को सोच कर रख लेना कि हाँ ये तो ऐसी ही बात करेगा, हाँ ये तो इधर उधर की ही बात करता है, ठीक है। अब जैसे आप किसी टीचर को जानते हो, जो टीचर क्लास में आता है और हमेशा ही इधर उधर की बातें करता है, पढ़ाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ठीक है, तो वो एक दिन क्लास में आता है तो आप यही सोचेंगे, आपने पहले से ही प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कर ली कि ये तो आज भी बेकार की बातें करेगा, ये पढ़ाना वढ़ाना तो इसको कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन उस दिन वो पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है, उस दिन आते ही वो आपको सब पढ़ा रहे हैं, पूरा 1-1.5 घंटा क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं अच्छे से, लेकिन आपने क्या किया था, पहले से ही सोच लिया कि आज भी ये फालतू की बात करेंगे, तो उस लेक्चर के अंदर आपने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि आपको लगा, आपने पहले से ही इवैल्यूएट कर लिया था कि वो पढ़ाएगा ही नहीं, तो आपने उनकी क्लास में कुछ सुना ही नहीं, जबकि वो तो बता रहा था, आपको पढ़ा रहा था, क्लियर। तो ये भी बैरियर होगा कि नहीं होगा। देन लिंग्विस्टिक बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर आपकी लैंग्वेज बैरियर्स में हो जाएगा। या थिक डायलेक्ट, थिक डायलेक्ट का क्या मतलब है कि जैसे आज कोई इंसान आकर मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा कट्टर हरियाणवी बोलने लग जाए, या कट्टर भोजपुरी बोलने लग जाए, ठीक है, या तमिल बोलने लग जाए, या तेलुगु बोलने लग जाए, ठीक है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो एक लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, क्लियर। देन साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, आपके जो दिमाग से रिलेटेड बैरियर है, जैसे कि आपका प्री ऑक्यूपाइड माइंड है, आप क्लास में गए लेकिन आपका ध्यान ही नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि आप घर आज सुबह सुबह अपनी मम्मी से लड़कर गए थे, ठीक है, या फिर आपकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छे से आज छोले भटूरे बना कर दिए हैं लंच के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्लास के अंदर ध्यान ही नहीं देते, आपका दिमाग पूरा चलता रहता है, रिसेस कब होगी, कब ऑफ मिलेगा, कब मैं जाकर छोले भटूरे खाऊंगा। तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, जो आपके मेंटल स्टेट से रिलेटेड है, क्लियर। देन कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर कौन सा हो जाएगा आपका, जो कल्चर्स में डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। अब जैसे हिंदू कल्चर है, उनके अंदर अलग प्रैक्टिसेस है, मुस्लिम कल्चर है, उनके अंदर अलग प्रैक्टिसेस हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये कल्चरल बैरियर हमें और अच्छे से करना भी है अभी, ठीक है ना, अभी बताऊंगी मैं क्या होता है। तो कल्चरल बैरियर हमारा सिंपली क्या है, कल्चर्स के बीच में जब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन ना हो पा रही हो, क्लियर। देन एटीट्यूड बैरियर, एटीट्यूड बैरियर क्या है कि आपका एटीट्यूड जो है वो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, आपकी ईगो आ रही है बीच में कम्युनिकेशन में, ठीक है, या आप बहुत ही ज़्यादा शाय हैं तो आप जाकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कोई इंसान को समझा रहा है लेकिन आपको शर्म आए जा रही है तो आप उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एटीट्यूड बैरियर हो जाएगा। चलो, तो दीज वर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर। चलो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कल्चरल कम्युनिकेशन वाला मैं आपको बताऊंगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा क्या, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आपके 2 कल्चर्स के बीच में बात हो रही है, या 2 से ज़्यादा कल्चर्स के बीच में बात हो रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे एक हिंदू इंसान जो है वो मुस्लिम से बात कर रहा है, या फिर क्रिश्चियन से बात कर रहा है, या किसी भी और जैनिज़्म वाले से बात कर रहा है, बुद्धिज़्म वाले से, किसी से भी ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है। जो इंटर बताया था ना मैंने, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रही है, और इंटर कल्चर यानी कि 2 या 2 कल्चर के बीच में बात हो रही है सिंपली, ठीक है। अब कल्चर क्लैश क्या होता है, कल्चर क्लैश होता है आपका जब एक कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरे कल्चर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करें, ठीक है। आपका एक हिंदू कल्चर है यज्ञ वगैरह करवाना, ठीक है, हर थोड़े थोड़े टाइम के अंदर हवन करवा लेना शुद्धि के लिए, ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती। कोई मुस्लिम इंसान है उसको नहीं समझ में आता आप क्यों बार बार यज्ञ करने लग जाते हैं, क्यों बार बार आप हवन करने लग जाते हैं।
तो उसकी वजह से उनका बिहेवियर क्या रहता है, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी हैं या जो भी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि वो क्या सोचते होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सिंपली, ठीक है, कि वो सोचते हैं उनका कुछ बिहेवियर आ जाता है उस चीज़ से रिलेटेड, हिंदुज़म के लिए उनका कुछ और बिहेवियर आने लग जाए, ठीक है, वो सोचने लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अच्छा भी तो सोच सकते हैं, ज़रूरी है बुरा सोचें नहीं, है ना, तो अच्छा भी सोच सकते हैं। तो ये क्या है, आपका कल्चर क्लैश है। कल्चर क्लैश का क्या मतलब है कि आप की जो वैल्यूज़ हैं एक कल्चर की, या एक कल्चर की जो नॉर्म्स हैं या फिर जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, वो दूसरे कल्चर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करें। क्लियर। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के? अंडरस्टैंडिंग योर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी खुद की आइडेंटिटी आपको समझ में आती है। देन एनहांसिंग सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। देन सॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई हिंदू इंसान है, वो मुस्लिम के बारे में बुराइयाँ कर रहा था, इसीलिए बुराइयाँ कर रहा था क्योंकि वो मुस्लिम्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तो अगर कोई मुस्लिम उसको आकर अच्छे से समझाए कि भाई जो तेरी दिक्कत है वो ऐसी है ही नहीं, यहाँ पर तो ऐसा है वैसा है, हमारे कल्चर में तो ऐसा होता है वैसा होता है, तो जो हिंदू है उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई वो चीज़ गलत नहीं है, ठीक है, जो मैं सोच के चल रहा था पहले से, जो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो चीज़ क्लियर हो गई है। क्लियर। चलो, देन बैरियर्स टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? सबसे पहला है एथनोसेंट्रिज्म, देन स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस, देन डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। अब एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है, देखो वर्ड में ही क्या है, सेंटर, सेंटरिज्म, सेंटर, कि आप सोचते हैं कि आपका जो कल्चर है वो सेंटर में है, यानी कि वो सुपीरियर है, वो सबसे बड़ा है, और दूसरे का जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, दूसरे का कल्चर जो है वो निचला है, मेरा जो कल्चर है वो बहुत उच्च कोटि का है, ठीक है, तो दिस इज एथनोसेंट्रिज्म। देन स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग का तो हमको मतलब पता ही है, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्या, उसका क्या मतलब होता है कि हम किसी के बारे में भी कोई भी नेगेटिविटी सोच लेते हैं, ठीक है ना, नेगेटिवली हम क्या कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि हाँ एक चीज़ हमने बना ली, जनरलाइज कर लिया हमने कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, हाँ ये लोग तो वैसे ही होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, स्टीरियोटाइप हो गया। देन प्रेजुडिस, प्रेजुडिस क्या होता है कि आप किसी के बारे में पहले से ही बायस जो, ठीक है, आप पहले से ही उसके बारे में बुरा सोच कर बैठे हुए बिना उससे बात किए, ठीक है, बिना उसके बारे में जाने आप पहले से ही उसके बारे में कोई ना कोई जजमेंट ऐसी बना लेते हो जो सही नहीं है। क्लियर। देन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, सबको पता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक कल्चर जो है वो दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब उसको अपने से अलग समझता है, अपने एक्शंस के अंदर उसको इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो स्टीरियोटाइपिंग जो होता है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। प्रेजुडिस जो है आपका फीलिंग कंपोनेंट है, ये आपकी फीलिंग से रिलेटेड है। डिस्क्रिमिनेशन आपका एक्शन से, एक्शन कंपोनेंट है, जो आपके एक्शंस में दिखता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपके एक्शंस में दिखता है कि हाँ आप लड़कों में और लड़कियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, आप लड़कियों को नीचा रखते हो, लड़कों को ऊपर समझते हो, तो ये आपके एक्शंस में दिखती है चीज़, ठीक है। जैसे आप किसी घर में अगर जाते हो, अभी बेटी भी है बेटा भी है, बेटे को तो वो पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटी को घर के काम सिखा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनके एक्शंस में दिख रहा है। क्लियर। और प्रेजुडिस आपका क्या है, फीलिंग कंपोनेंट है, जो आपके अंदर से ही आता है, ठीक है, आप पहले से ही सोच कर बैठे हुए हैं कि हाँ हिंदू तो ऐसे ही होते हैं, हाँ मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। देन स्टीरियोटाइपिंग क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है, आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपने दिमाग से जनरलाइज कर लिया कि हाँ ऐसा होता है। क्लियर। ये चीज़ इनके अंदर नेगेटिव है, ये चीज़ इनके अंदर पॉजिटिव है। क्लियर। देन एथनोसेंट्रिज्म इज सिंपली अपने आप को ऊपर समझना, अपने कल्चर को ऊपर समझना, दूसरे को नीचा समझना। चलो नेक्स्ट है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन आपकी स्मॉल ग्रुप में भी हो सकती है, लार्ज ग्रुप में भी हो सकती है। स्मॉल ग्रुप में 15 से 20 लोग होंगे आपके, और लार्ज ग्रुप के अंदर 15 से 20 नहीं होंगे, काफ़ी सारे हो जाएंगे। क्लियर। अब जो स्मॉल ग्रुप होता है वो टीचिंग के लिए सही रहता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सही रहता है, और यहाँ पे अच्छी खासी इंटरेक्शन हो जाती है क्योंकि कम लोग हैं, आसानी से बात हो पाएगी। लार्ज ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, आपके कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, बैरियर्स आने लग जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, लेक्चर मेथड यूज़ होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो लेक्चर मेथड होता है, जैसे आपके कॉलेज में भी होता होगा, जब 50 से 60 लोग आपके क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक टीचर जो है वहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा होता है और सब लोग उसको सुन रहे होते हैं, सामने से कोई ज़्यादा नहीं बोलता, ठीक है, उनके बीच में काफ़ी इंटरेक्शन नहीं होता टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये कैसा मेथड है आपका, लार्ज ग्रुप मेथड है। क्लियर। चलो
देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी बताई थी मैंने, जो जेस्चर से रिलेटेड होती है आपकी, है ना, जो जेस्चर से रिलेटेड होती है। तो अब इसमें आपको 6 तरीके की पढ़नी है। सबसे पहला है काइनेसिक्स, ठीक है। काइनेसिक्स क्या है आपका, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्लियर। जैसा आप हाथ हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, या आप अपनी आंखें चढ़ा रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा आपको शक्ल पे दिख रहा है स्माइल कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो, या आपका मुंह पूरा लटका हुआ है तो आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, तो ये क्या है, काइनेसिक्स है। काइनेसिक्स क्या होते हैं, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट हो रही है, या आपके हैंड मूवमेंट से, जैसे अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैंड मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हो बहुत, तो उससे क्या पता चलेगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो किसी चीज़ को लेकर, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर। किसी दिन आप बिल्कुल ही ढीले ढाले होकर ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपकी आवाज़ भी एकदम, आवाज़ के बारे में तो दूसरी चीज़ है, आप बिल्कुल ही ढीले ढाले से लग रहे हो, आपका जो चेहरा है उसके साफ पता चल रहा है कि आपको नींद नहीं आई है पूरी रात, ठीक है, आप सो कर नहीं आए हो, तो ये चीज़ भी क्या है, काइनेसिक्स हो गई, क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, जो आपकी पर्सनल स्पेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो आपको डिस्टेंस समझ में आता है। जैसे कि अगर एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं और वो काफ़ी क्लोज खड़े हुए हैं, तो आप आसानी से बता दोगे कि हाँ, या तो ये लोग हस्बैंड वाइफ है, या फिर ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर काफ़ी मतलब या भाई बहन है, ठीक है। तो आप बता सकते हो उनकी स्पेस, जो उनके बीच में स्पेस है उससे आप गेस कर सकते हो कि हाँ, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, क्लियर। अब अगर आप किसी बॉस और सुपीरियर में, बॉस और सबऑर्डिनेट में देखो तो काफ़ी डिस्टेंस होता है उन लोगों के बीच में, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनके बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, क्लियर। चलो, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा कितना डिस्टेंस किसके लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप 1.2 फीट से 2.5 फीट के बीच में खड़े हुए हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज फेस, जो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में रहता है, ठीक है। अगर 2.5 से 4 फीट है, ये आपका फार फेज होता है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, क्लियर। देन सोशल डिस्टेंस, मतलब इन ऐसे लोग जिनको आप इतना अच्छे से नहीं जानते हो, उनके लिए क्लोज फेज क्या होता है, 4 to 7 फीट, और फार फेज क्या होता है, 7 to 12 फीट, ठीक है। चलो, देन ऑक्यूलिसिक्स। ऑक्यूलिसिक्स क्या होता है, आपकी आईज से रिलेटेड होता है, आपकी आई मूवमेंट से, ठीक है, कि आपने ऐसे अपनी किसी को आंखें छोटी करके देख रहे हो तो लग रहा होगा कि आपके ऊपर डाउट कर रहा है, या आप बिल्कुल आंखें उसकी खोल कर देख रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आईज से पता चल जाती है चीज़। देन क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या है आपका, क्रोनेमिक्स देखो, ऑक्यूलिक्सिस के अंदर ना आपकी एक और चीज़ भी आती है, जैसे आप क्राइम वाले अगर देखो, अपने शोज़ वगैरह देखे हो, तो उसमें वो आंखों से पता कर लेते हैं कि इसने क्राइम किया है नहीं किया है। अगर वो आंखें नहीं मिला पा रहा है, बिल्कुल इधर उधर देख रहा है, आप उससे पूछ रहे हो, बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला रहा है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि इसने शायद, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन अगर वो आपसे आई कांटेक्ट पूरा मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है, क्लियर, उसका मतलब उसने वो चीज़ नहीं करी है, वो गलत नहीं है, तो इससे भी आप जज कर लेते। देन नेक्स्ट है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स होता है आपके टाइम से रिलेटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका हेप्टिक्स। हेप्टिक्स है आपके टच से रिलेटेड, ठीक है। आप टच आपका बहुत तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव टच हो सकता है, प्लेफुल, मतलब अगर आप जब खेलते हो तो आप किसी को टच कर देते हो ना, तो वो हो सकता है कंट्रोल वाला, ठीक है, आप किसी को कंट्रोल करते हो, जैसे अगर आपको कोई रोकना चाहता है तो आपका ज़ोर से हाथ पकड़ लेता है, तो वो भी टच है। देन रिचुअलिस्टिक। रिचुअलिस्टिक क्या है, जैसे आपके घर में कोई हवन वगैरह हो रहा है और पंडित जी आपको टीका लगाते हैं, वो भी टच है, लेकिन रिचुअल्स के लिए है वो। देन टास्क रिलेटेड। टास्क रिलेटेड आपको कोई काम दिया गया है, उसमें अगर आप किसी को टच कर लेते हो तो वो भी आपका काम हो गया। देन जैसे आप डांस कर रहे हो, ठीक है, ये आपका टास्क है डांस करना, तो आप अपने पार्टनर को क्या करते हो, उसके बीच में मूव्स के बीच में उसको टच कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो हेप्टिक्स। देन अनइंटेंशनल। कभी अनइंटेंशनल होता है ना, आप मेट्रो में जा रहे हो और गलती से कोई आपको किसी का हाथ लग जाए, या आपका किसी को हाथ लग जाए, तो वो क्या हो जाता है, अनइंटेंशनल हो जाता है, क्लियर। तो जो भी आपका टच से रिलेटेड है वो हेप्टिक्स। देन लास्ट है आपका पैरालिंग्विस्टिक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है, आपकी ये वॉइस से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, ये आपकी आवाज़ से रिलेटेड होता है, कि आपकी पिच कितनी है, आप कितना ज़ोर से बोल रहे हो, कितना कम बोल रहे हो, कितनी जल्दी बोल रहे हो, कितना धीरे बोल रहे हो, वॉल्यूम कितनी है, आवाज़ की तेज़ कितनी है, ठीक है ना, आपकी आवाज़ कितना ज़्यादा पॉज ले रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, पैरालिंग्विस्टिक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है।
देन कम्युनिकेशन स्टाइल, अब आपके अलग अलग तरीके के कम्युनिकेटर्स होते हैं, ठीक है। एक पैसिव होता है, एक असर्टिव होता है, एक एग्रेसिव होता है, ठीक है। पैसिव को आप समझ लो कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, ऐसा कम्युनिकेटर बिल्कुल सही नहीं होता, और एग्रेसिव भी आपका बिल्कुल सही नहीं होता, लेकिन जो असर्टिव होता है ये बेस्ट होता है, ठीक है। जो असर्टिव आपका कम्युनिकेटर होता है ये बेस्ट होता है। अब इनका मतलब क्या है देखो, जो पैसिव है, पैसिव का मतलब जो पीछे है, जो अपने आप को हमेशा ही कम समझेगा, जो कभी आगे बढ़कर कम्युनिकेट नहीं करेगा, जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अपने आप को बिल्कुल नीचा समझता है, जो समझता है कि हाँ दूसरे लोग बहुत अच्छे हैं, उसी में ही कोई ना कोई कमी है, जो हमेशा ऐसे बात करे कि मेरी फीलिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज पैसिव कम्युनिकेटर, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिकेटर आपको नहीं होना चाहिए, अपने आप को भी आपको बिल्कुल बराबर से रखना चाहिए। देन एग्रेसिव कौन सा होता है? एग्रेसिव होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, कहता है मैं ही सही हूँ, बाकी सब तो दुनिया गलत है, दुनिया को कुछ नहीं आता, सिर्फ मुझे ही सब कुछ आता है, मेरी फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी की फीलिंग इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो वो एग्रेसिव होता है, ठीक है, जो दूसरों को नुकसान कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। लास्ट है आपका असर्टिव, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। असर्टिव कौन सा है? जो अपने आप को भी ऊपर रखता है और सबको भी साथ में लेकर चलता है, ठीक है। वो कहता है मैं भी सही हूँ और सामने वाला इंसान भी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होगा वो इंसान, कॉन्फिडेंट होगा, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा ना अंडर कॉन्फिडेंट होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उस बंदे के अंदर। अपने लिए भी वो हमेशा खड़ा रहेगा और दूसरों के लिए भी खड़ा रहेगा, ठीक है। वो कहता है मेरी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है और सामने वाले की फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपके कौन से स्टाइल्स हो गए? कम्युनिकेशन के स्टाइल्स हो गए। तो इनकी आप एक एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से जब मैं आपको PDF दूंगी चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है, तो इसको आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने मेन आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। देन ये आपकी कुछ तरीके की कम्युनिकेशन है जो आजकल पेपर में पूछी जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहली है मीटा कम्युनिकेशन। मीटा कम्युनिकेशन है बियॉन्ड द वर्ड्स, ठीक है, जो आपने कहा नहीं लेकिन सामने वाले ने समझ लिया, ठीक है ना। अब वो क्या चीज़ है? जैसे आपने एक एग्जांपल ले लो, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, मतलब आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने भाई तेको कभी भी इतना अच्छा तैयार हुए हुए नहीं देखा, ठीक है। तो आप उसको क्या कहना चाहते थे? आप कहना चाहते थे कि तू बहुत अच्छा लग रहा है या तू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उस रिसीवर को लगा कि भाई मैं हमेशा अच्छे से तैयार नहीं होके आता क्या, ठीक है, क्या मैं हमेशा अच्छा नहीं दिखता, उसको ये चीज़ लग गई। तो ये मीटा कम्युनिकेशन है कि आपने कहा तो कुछ और लेकिन दूसरे बंदे ने कुछ और कह लिया, आपने अनइंटेंशनली कुछ और कम्युनिकेट कर दिया। दिस इज सिंपली मीटा कम्युनिकेशन। देन मास कम्युनिकेशन हम कर ही चुके हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है हमें। देन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है आपकी? जब सेंडर और रिसीवर जो है आमने सामने बात कर रहे हो, इसका मतलब जब वो कम्युनिकेशन हो रही है तब आपका रिसीवर उस टाइम प्रेजेंट हो, क्लियर। जैसे आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हो, या आप व्हाट्सएप पे लाइव चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे किसी से क्लास में बात कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है आपका? एसिंक्रोनस है आपका कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो रिसीवर उस टाइम प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपने किसी को मैसेज किया और वो बंदा ऑफलाइन है, बाद में आएगा तो वो उसको पढ़ेगा, ठीक है। या फिर आपने किसी को ईमेल लिखकर भेज दिया, तो ईमेल जब वो पढ़ेगा तब वो रिप्लाई करेगा, उस टाइम वो प्रेजेंट हो सकता है ना भी हो, क्लियर। देन अगर आप इस वीडियो की बात करें तो मैं ये वीडियो बना लूँगी अभी इस वक्त और पोस्ट करूँगी शाम को, तो आपको उस टाइम जब मिलेगी तब आप उसमें कमेंट करोगे। तो जब मैंने ये कम्युनिकेशन करी तब तो आप लोग प्रेजेंट नहीं हो ना, तो इसीलिए ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगी। सिंपल, समझ में आया। देन एक टर्म है आपकी कन्वर्जेंस, जो आजकल पूछी जा रही है पेपर में, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब सिंपली एक चीज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें हों। जैसे आपका एग्जांपल है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में क्या क्या होता है? टेलीफोन तो है ही, कैमरा है, म्यूज़िक प्लेयर है, ठीक है, कैलकुलेटर है आपका, देन वीडियो एडिटिंग के लिए है, सब कुछ, बहुत चीज़ें हैं आपकी, आजकल सोशल मीडिया के लिए यूज़ हो रहा है। तो स्मार्टफोन्स के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। अब आपको अलग से रेडियो लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको अलग से कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका एक ही चीज़ में आ गया, कन्वर्ज हो गया आपके स्मार्टफोन के अंदर ही। तो दिस इज सिंपली कन्वर्जेंस, क्लियर। चलो, देन नेक्स्ट टर्म इज एंट्रोपी एंड रिडंडेंसी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी आपका है
देख सबसे पहले समझो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो आपको पहले से ही पता थी, ठीक है, जो बात आपको पता ही थी वो आपको कोई आकर बता रहा है, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है, रिडंडेंट है, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या मतलब है, एंट्रोपी का मतलब है कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपकी, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो आपको पता ही नहीं थी, जो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे, ऐसी कम्युनिकेशन आपको पता चल गई, ऐसी बात पता चल गई, तो दिस इज एंट्रोपी। चलो देन नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, सैटेलाइट्स, ठीक है, जो भी सैटेलाइट्स है कम्युनिकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपकी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना, मैं आपको बता देती हूँ क्या पढ़ना है। सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी इंडिया की, आर्यभट्टा, ठीक है। सेकंड कौन सी थी, इनसैट वन, सॉरी फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी थी, इनसैट 1A। फर्स्ट सैटेलाइट वॉज आर्यभट्टा, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज इनसैट 1A। देन सेकेंड कम्युनिकेशन वाली थी इनसैट 1B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लेटेस्ट लिखी हुई है, ये 2019 वाली थी ये, ठीक है ना। अब ये चेंज होते होते आपकी काफ़ी सारी हो चुकी हैं, तो अभी लेटेस्ट आपकी कौन सी है, GSAT-24, ठीक है। कौन सी है आपकी, GSAT-24, ये लेटेस्ट है अभी आपकी, ये लेटेस्ट नहीं है। देखो मैंने कितनी सारी काट काट के लेटेस्ट कर रखी हैं आपकी, एक 2019 वाली, 2020 वाली, फिर 2022 वाली, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, 2022 वाली को याद करना है खाली, GSAT-24। और अगर इसके बाद अभी भी कोई आई हुई हो आपकी न्यू कोई, मैं देख लेती हूँ एक बार, चेक कर लेती हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, फिर उसी को ही याद कर कर जाइएगा, ठीक है ना। मैं आपको बस 1 सेकेंड के अंदर कंफर्म कर कर बता देती हूँ कोई नई आपकी इसके बाद भी आई है तो, क्योंकि ये लास्ट शायद मैंने सितंबर 2022 में देखी थी, उसके बाद अगर कोई आई है तो वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेटेस्ट इंडिया, ये है आपकी GSAT-7A, नहीं ये तो इसके बाद आई है, हमारी है GSAT-31, ये GSAT-24 थी ना। यहाँ पर ऐसे कुछ क्लियरली नहीं आई है इसके बाद कोई भी आपकी, ठीक है ना। यही आपकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, GSAT-24। GSAT-24 आप याद कर लीजिए, और अगर आपको कोई और मिलती है सैटेलाइट तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी बच्चों को भी हेल्प होगी कि लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है। अभी मेरे हिसाब से GSAT-24 ही है, क्लियर। देन आपकी फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया में बिल्ड हुई थी, दैट इज़ एन्यूसैट, ठीक है। कब हुई थी, 2009 में। किसने बनाई थी, अन्ना यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। देन सैटेलाइट यूज्ड बाय इग्नू टू ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल चैनल ज्ञान दर्शन, ठीक है। ज्ञान दर्शन आपका एक एजुकेशनल चैनल है इग्नू की तरफ से, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो आपकी है दिल्ली के अंदर, उसके द्वारा जो आपका ज्ञान दर्शनल जो चैनल है, उसके लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है, GSAT-10। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है और आता रहता है, मतलब आपका हर एक सेट के अंदर, 2 सेट के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा ये, ठीक है ना। ज्ञान दर्शन के लिए GSAT-10 यूज़ होता है आपका। देन स्वयं प्रभा आपको पता होगा, जिसमें आपके 34 DTH चैनल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी आपकी सैटेलाइट यूज़ होती है, GSAT-15। ये तो मेरे ही पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्वयं प्रभा ये तो मेरे ही उसके अंदर आया था, क्या कहते हैं उसको, शिफ्ट के अंदर आया था क्वेश्चन, GSAT-15 वाला, ठीक है, पिछले साल। तो ये आपको ध्यान देना है। देन यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी सैटेलाइट्स आपको याद कर लेनी है, ठीक है। एक तो लेटेस्ट वाली याद कर लो, एक ज्ञान दर्शन वाली याद कर लो, एक स्वयं प्रभा वाली याद कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन आपका किसने दिया है, कोल एंड चैन ने दिया है, ठीक है। इसको हम कोल एंड चैनल मॉडल भी कहते हैं। अब इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, मैसेज को बनाना, फॉर्म करना, उसको एनकोड करना, ट्रांसमिट करना, डीकोड करना, इंटरप्रेट करना और फीडबैक, जो हमने अभी पढ़ा ना सिंपल कम्युनिकेशन की प्रोसेस। लेकिन अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, आपकी क्लासरूम के अंदर हो रही है, ठीक है। आपका जो टीचर है वो पहले सोच लेता है कि हाँ उसको क्या पढ़ाना है, फिर उसके बाद वो देखता है कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। फिर वो देखता है उसको किस चैनल से पढ़ाना है, क्या उसको बोर्ड का यूज़ करना है, या उसको स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना है, या उसको क्या वीडियोस का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके चैनल,
देन इंटरप्रेट करोगे आप मैसेज को, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, उस चीज़ को डिकोड करोगे, जो भी उन्होंने समझाया है टीचर ने उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझ जाओगे और उसको इंटरप्रेट करोगे अपने हिसाब से, और उसके बाद टीचर को फीडबैक दे दोगे कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे एनकोडर कौन है, आपका टीचर है, डिकोडर कौन है, स्टूडेंट। सिंपली एनकोडर कौन, सेंडर, और डिकोडर कौन, आपका रिसीवर। क्लियर। अब ये आपका इंटरैक्टिव मॉडल होता है, ठीक है। इंटरैक्टिव हमने पढ़ा था ना, एक मीडियम के थ्रू हो रहा है आपका, ठीक है। तो दिस इज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे इंटरेक्शन होती है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका नॉइस। नॉइस आपका क्या है, देखो इंटरप्शन दैट मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, ये मैं बता चुकी हूँ। आपकी कम्युनिकेशन जब अच्छे से नहीं हो पा रही है किसी बैरियर की वजह से, तो वो बैरियर क्या होता है, नॉइस होता है। अब ये सारे मैं आपको समझा चुकी हूँ कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ये नहीं बताया है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, जो आपकी जैसे देखो हंगर, आपको भूख लगी है तो आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, आप थके हुए हो, या आपका सिर दर्द हो रहा है, या आपको मेडिकेशन आपने कोई ले रखी है, ठीक है, या आपको लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। फिजिकल हम कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल कर चुके हैं, और सीमेंटिक कर चुके हैं। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड 4 S ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 7 C's एंड 4 S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आता है पेपर में, ठीक है। तो आपके 7 C's कौन से हैं, देखो अब तुम लोग हंसोगे मेरी बात सुनकर, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि आपको ना चीज़ें याद हो जाएं। तो मैं याद करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके आजमाती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब एब्रीवेशन तो देखो हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। तो एब्रीवेशन तो यूज़ करते ही है, हर कोई करता ही है। मैं एक नया तरीका यहाँ पे यूज़ करती हूँ सॉन्ग मेकिंग का, ठीक है। सॉन्ग मेकिंग क्या है कि मुझे गाना वैसे तो पसंद है, गाने वगैरह सबको पसंद होते हैं, किसको नहीं पसंद है। तो मैं टॉपिक्स को ना गाने के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। टॉपिक को गाने के अंदर कन्वर्ट करने से क्या होगा, उसको आप 3-4 बार भी बोलोगे ना, वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में छप जाएगा। एब्रीवेशन तो फिर भूल जाओगे, गाना नहीं बोलोगे, ठीक है। अब ये मैंने इतना टाइम पहले इसका बनाया था थोड़ा सा, ठीक है। गाना तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा टोन डाल दी बस, तो उससे क्या हुआ, याद हो गया मुझे। अभी तक मुझे याद है कि क्या था वो, ठीक है। मुझे दोबारा देखना नहीं पड़ा वो, कभी भी एकदम से मेरे टोन वो दिमाग में आती है तो अभी मैं उसको गाने लगती हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं करना है तो डायरेक्टली याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टियस, ठीक है। तो कैसे मैंने याद किया, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टियस, कंसिडरेशन, कर्टियस, ठीक है। थोड़ा रैप फॉर्म में डाल दिया, बहुत ही थोड़ी वियर्ड चीज़ आपको लगेगी, लेकिन देखो मैं भी एज अ स्टूडेंट ही पहले रही हूँ, ठीक है। टीचर मुझे नहीं पता ये पढ़ाने का सही तरीका है या नहीं है, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका है ये, ठीक है, क्योंकि आपको इवेंचुअली पेपर ही क्रैक करना है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने किया वैसे आपको सारे याद हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है कि आपको खुद क्लियर होना चाहिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। देन करेक्ट, आपको सही चीज़ शेयर करनी है, ये ना हो आपकी मैसेज के अंदर ही गलती हो, आपकी खुद कंटेंट में ही गलती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। देन कॉन्क्रीट, सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। देन कंसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, टेक इनटू अकाउंट थॉट्स, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा ऑफ द रेसिपिएंट। आपको अपने जो रिसीवर है उसके बारे में सोचकर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। देन कर्टियस, कर्टियस का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ठीक है। आपको सामने वाले के साथ पोलाइट रहना चाहिए, समझ में आती है ये चीज़। तो दीज आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर, करेक्ट, कंक्रीट, कंप्लीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टियस। क्लियर। देन आपका है 4 S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। 4 S ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके लिए भी छोटा सा टोन है, ठीक है। क्या टोन है वो आप याद कर सकते हो, सिंसियरिटी, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस, सिंसियरिटी, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस, ठीक है। ऐसे आप 3-4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा ये। क्लियर। सिंसियरिटी का क्या मतलब है, सिंसियरिटी का मतलब है आपको सिंसियर होना चाहिए, जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है, आप कमिटेड होने चाहिए अपनी कम्युनिकेशन के लिए। देन सिंप्लिसिटी, सिंपल चीज़ों, सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए।
शॉर्टनेस, शॉर्ट मैसेज होना चाहिए, क्विक मैसेज आपका होना चाहिए। ये ना हो कि बहुत टाइम लेकर आप बंदे को समझा रहे हो, 6-6 घंटे आप एक ही टॉपिक को लेकर बैठे हुए हो, तो बंदा बोर हो जाएगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर? चलो, तो दीज वर द 4S एंड 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कटलिप ने दिया था। तो क्या है? क्लाइमेट ऑफ बिलीफ, पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट, प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, मैसेज क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। ये आपका पूछ रहे हैं, वो एक तो स्टेटमेंट वाले फॉर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 6-7 स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ इसमें से कौन से 4 सही है, या कौन से 3 सही है, या कौन से 2 सही हैं। वैसे वाले के अंदर भी पूछ रहे हैं, और साथ में आपका क्या कहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको मार्क कर लीजिए। देन नेक्स्ट है आपका बैरियर्स टू कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर आपके कौन कौन से बैरियर्स है? कुछ तो हमने कर लिए थे और कुछ आपके पेपर में से ही आए हैं, तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था, तो इनको आप भी नोट डाउन कर लो। एक है सीमेंटिक, वर्ड कॉनोटेशन, देन टोन डिफरेंस, डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सब आपका क्या है? बैरियर्स टू कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, इंटरकल्चरल जो बताया था, उसमें कौन से बैरियर। सीमेंटिक कौन सा हो गया? लैंग्वेज का बैरियर, ठीक है। आप एक वर्ड जो है अपने कल्चर में अलग तरीके से यूज़ करते हो, दूसरा इंसान उसको अपने कल्चर में अलग तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। देन वर्ड कॉनोटेशन। वर्ड कॉनोटेशन का क्या मतलब है कि आपने किसी वर्ड के साथ एक अलग मीनिंग अटैच किया हुआ है और दूसरे कल्चर ने उस वर्ड के साथ कुछ और मीनिंग अटैच किया हुआ है। क्लियर? देन टोन डिफरेंस, आपके बोलने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, वहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है। देन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हो। एक कल्चर जो है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाना बीच के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कि आप कुछ और कह रहे हैं, दूसरा कल्चर कुछ और कह रहा है, दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उनको हैंडल करने की पावर अलग अलग होना। देन मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने का तरीका भी सबका अलग हो सकता है। एक कल्चर अलग तरीके से ठीक करने के बारे में सोचता है, दूसरा कल्चर और तरीके से। एक कल्चर सोचता है कि बात कर लेनी चाहिए, दूसरा सोचता है कि भाई मार काट करनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द बैरियर्स टू कल्चरल कम्युनिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा गया है। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है वो एंड की तरफ आ चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। इतना ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए, अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए। तो अगर आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, आने वाली हमारी कुछ 3 या 4 मैराथन्स जो है वो बच गई हैं खाली, उसके अंदर हम और जितने भी टॉपिक हैं वो क्लियर कवर करेंगे। दैट इज़ ICT रह गया एक हमारा। देन डेटा इंटरप्रिटेशन का हर कोई बोल रहा है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन की एक क्लास में ले लूँगी। और एक मुझे आपको वो बताना है, क्या कहते हैं उसको, पैसेजेस कैसे सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो पैसेजेस सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, वो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, 5 से 6 मिनट की वो। तो ऐसे ही आपकी 2 या 3 मैराथन्स अब आपकी रह गई हैं, वो फटाफट से मैं कवर करवा दूँगी। हमारी रिविजन अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे से JRF जो है वो क्रैक कर लेंगे। क्लियर? सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए अगर आप इस बार JRF क्लियर करना चाहते हैं मेरे साथ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, माइंडर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है। वहाँ पर आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी और आने वाली सब वीडियोस की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माइंडर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है। और अगर आप मुझसे किसी बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप मुझे mindereconomics@gmail.com के ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं। तो जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।